आपको बहुत दिलखुसूस हिज़्ब क़यादत बहुत दिली सदमा हो। हिजबुल या आतंकवादी दस्ते से कोई भी जुड़ा रहेगा उसका यही हश्र होगा। हमारी कमजोर पॉलिसी की वजह से, हमारी मुआज़रत खाना अप्रोच की वजह से हमारे फैसले मैदानी कारजार के लिए बहुत ही तकलीफदेह और नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। इस समय जो पाकिस्तान की स्थिति है वो एक इस प्रकार है कि उनसे अपना देश तो संभल नहीं रहा। ऐसी स्थिति के अंदर वो कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं कि सब लोग उनके साथ इकट्ठे हो गए। मुझे नहीं लगता कि सब लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। ये डर अच्छा है। जब दुश्मन में भारत के पराक्रम का डर हो तो ये डर अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कुछ दिनों के लिए भारत ने अपना ध्यान कोरोना से लड़ने में क्या लगाया, पाकिस्तान को ऐसा लगा कि वो जितना चाहे अपनी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरीके से सतर्क हैं। अभी तो कश्मीर का एक मोस्ट वांटेड खत्म किया गया है। भारतीय सुरक्षा बलों के पास आतंकिस्तान की वैक्सीन का पूरा प्लान तैयार है। गर्व है, गम है, गुस्सा भी। जज्बा, पागलपन, जुनून है इंडियन आर्मी में, इंडियन डिफेंस फोर्सेस में टेररिस्ट से लड़ने के लिए। शौर्य है, बलिदान है, दबदबा भी। पाकिस्तान की ओर से इसमें कोई कटौती नहीं होगी। उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि कश्मीर में दहशत फैलाया जाए, कश्मीर को इस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे दर्शाया जाए कि वहां पे माहौल बिगड़ा हुआ है। महामारी से लोहा लेते हिंदुस्तान को आतंक के वायरस से परेशान करने चला है पाकिस्तान, लेकिन कोरोना काल में भी सुरक्षा बलों ने एक ऐसी आतंक निरोधी वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार किया है जो इमरान के आतंकिस्तान वायरस को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देगी। पहले ट्रायल में पाकिस्तान का एक वायरस खत्म हो चुका है। फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में जैसा कि हम सब जानते हैं, एचएम का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से वो एचएम का कमांडर था, उसमें मारे गए। अब अगला नंबर पूरे के पूरे आतंकिस्तान रूपी वायरस के समूल नाश का है। आतंकवादी कुछ रहेंगे, जो अभी बचे हैं उनका भी सफाया होगा। और मानकर चलिए, जो हमारे सशस्त्र बल हैं, सेना है, जेएनके की पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सब लोग जो वहां पे लगे हुए हैं वो इसी चीज को लेकर लगे हुए हैं कि वहां से आतंकी समाप्त हो जाए। तय किया है हिंदुस्तान ने इस बार कि आतंकिस्तान के कब्जे से इंच इंच जमीन छीन लेंगे। ये जो बात अधिकृत कश्मीर है, ये भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा गिलगित बाल्टिस्तान और इस प्रकार का जो इस तरह का हिस्सा है जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, जिसमें मुजफ्फराबाद और कोटला इत्यादि, कोटली इत्यादि के स्थान आते हैं, ये सारा मिला करके हमारा ये एजेंडा रहना चाहिए और है भी कि हम जम्मू कश्मीर को उसी स्वरूप में बहाल करें जिस स्वरूप में महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारत को सौंप गए थे। आतंकिस्तान के कब्जे से हर मौसम छीन लेंगे। बहुत दिन पहले से ही
आप हमारा नेशनल वेदर बुलेटिन देखेंगे कि हम जो इंडिया का जो टेरिटरी है, एंटायर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एरिया, इसके लिए हम पूर्वानुमान दे रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं वेदर का। और इसमें हम गिलगित, बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद एरिया जो है उसमें हम मेंशन कर रहे हैं। आतंकिस्तान के मंसूबों से चैन की हर सांस छीन लेंगे। आतंकिस्तान के दुस्साहस वाली हर हिम्मत छीन लेंगे। तो लाशें हैं, मेरा चेहरा देख लेंगे, कोई बात नहीं। जो लाशें हैं वो लाशें लवाहिकीन को वापस तक नहीं करते। ये आज कैफियत है हिंदुस्तान की। कोरोना की मानवीय त्रासदी के समय पाकिस्तान ने जो अमानवीय चेहरा दिखाया, अब उसके बाद जो सजा उसे हिंदुस्तान देगा वो यकीनन पाकिस्तान के पूरे वजूद पर प्रश्न चिन्ह लगा देगी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की हंदवाड़ा की हिमाकत को अघोषित युद्ध की तरह लिया है। अब आतंकिस्तान के वायरस को खत्म करने वाले टीके का इंजेक्शन तैयार है। जो होगा वो पूरा आतंकिस्तान भुगतेगा। प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा है। यह हमेशा देखा गया है कि जब भी बर्फ पिघलने का मौसम होता है तो पाकिस्तान इस पूरी कोशिश में होता है कि अपने आतंकवादियों को भारत की सीमा में दाखिल करा सके। इसीलिए सीज फायर वायलेशन इतनी बड़ी संख्या में होते हैं। एक ये कारण है, लेकिन कई और कारण भी हैं कि क्यों इतने मुठभेड़ बढ़ रहे हैं, क्यों इतने आतंकी अचानक निकल कर सामने आ रहे हैं। बलिदान की आग में आतंकी। हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर घाटी में अचानक आतंकी गतिविधियां क्यों बढ़ गई हैं, खासकर तब जब समूचे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन है। दरअसल धारा 370 के बाद लगाई गई संचार पाबंदियों को हटा लिया गया ताकि कोरोना के समय में कश्मीर के लोगों को दिक्कतें न आए, लेकिन इसका गलत फायदा पाकिस्तान ने उठाया। आतंकियों को निर्देश देने की शुरुआत हुई, लेकिन इसके साथ ही संचार संदेशों को ट्रेस कर भारतीय इंटेलिजेंस ने भी अपना काम शुरू कर दिया। वैसे भी बर्फ पिघलने के दौरान घुसपैठ की कोशिश हर साल होती है। पाकिस्तान दुनिया के सामने सबसे बड़े संकट के प्रति भी संवेदनशील नहीं। इसके अलावा रमजान सीज फायर की राजनीतिक मजबूरी नहीं है और आतंकियों को सैन्य बल माकूल जवाब दे रहे हैं। सिर्फ 4 महीने बीते हैं साल 2020 के। पाकिस्तान इन बीते 4 महीनों में 1450 से अधिक बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। अकेले मार्च में उसने 411 बार सीज फायर वायलेशन किया। सरकार ने मार्च में लॉकडाउन से पहले संसद को जानकारी दी थी कि 1 जनवरी से 23 फरवरी तक पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर 646 बार सीज फायर उल्लंघन किया। पिछले कई दशक से चल रहा है और इसको लगातार पाकिस्तान पूरे क्षेत्र में साउथ एशिया के फैला रहा है। इसके माध्यम से वो अपना जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको पूरा करने चाहता है। और इस वायरस ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कश्मीर के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है लगातार। सीज फायर उल्लंघन के अलावा सुरक्षा बलों का बीता 1 महीना जबरदस्त तरीके से पाक परस्तों से मुठभेड़ में बीता। अकेले अप्रैल महीने में ही सुरक्षा बलों की आतंकियों से 18 बार मुठभेड़ हुई, जिसमें 30 आतंकवादी ढेर किए गए। जबकि 2020 के पूरे 4 महीनों में मारे गए कुल आतंकवादियों की संख्या 50 है। मई की शुरुआत में ही हंदवाड़ा में जिस तरह कर्नल और मेजर सहित 5 जवान और उसके बाद 3 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, वो खून खौलाने के लिए काफी है। सारे के सारे उनके जितने भी पैटर्न्स हैं वो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन हैं और उन सारे के सारे पैटर्न्स को एनालाइज करके उससे ज़्यादा हम सिक्योरिटी इंतजाम करते हैं, उनको काउंटर करते हैं। और आपने देखा है कि पिछले 2-3 महीने में बहुत ही कम इंट्रूजन से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं।
अटल जी ने कहा था कि आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला सोती है। कोरोना काल में पाकिस्तान के अमानवीय कुकृत्य ने भारत के सहने की वो अंतिम सीमा वाली लकीर भी मिटा दी है। अब हिसाब किताब बराबर नहीं होगा, बल्कि जो होगा वो बेहिसाब होगा। यूं तो जितने भी आतंकी संगठन हैं, सबकी जड़ें पाकिस्तान में ही मिलती हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान ने अपना एक नया मुखौटा तैयार किया। नाम उसे दिया है द रेजिस्टेंस फ्रंट का, और इसकी गतिविधियां कश्मीर घाटी में पिछले कुछ समय में बहुत तेज हो गई हैं। ये पोस्टर पाकिस्तान की घिनौनी और आतंक के धब्बों से भरी बदसूरत शक्ल की तस्वीर है। नई नौटंकी लाया है वो जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम रखा है TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये फ्रंट खुद को आजाद तंजीम बताता है, लेकिन इसकी सोच पर पाकिस्तान की मुहर लगी है। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF को यह भरोसा दिलाना है कि वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त नहीं है, क्योंकि लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। इसीलिए उसने एक ऐसा संगठन तैयार करवाया है जिसे स्थानीय कश्मीरी आउटफिट के तौर पर पेश किया जा सके। FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसने और पूरा विश्व ने उनके ऊपर में एक खास दबाव डाला हुआ है। वो हर एक साइड से घिर चुके हैं और उनका जो पुराना नैरेटिव था, पुरानी कहानी थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। तो इन्होंने ये एक नया नाम रखा है, लेकिन जो इंटेंशन है, जो एक बुरी नीयत और नीति जो बुरी है, वो बिल्कुल सेम है। वही हैं जो पहले थे, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, JEM हो, अल बदर हो, उसी को रीपैकेज किया है। TRF नाम का ये आतंकी वायरस जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद तेजी से सक्रिय हुआ। इसने तब से अब तक 13 हमले किए, जिनमें 10 गंभीर हमले थे। धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की कि दुनिया के किसी मंच पर कोई उसकी बात सुन ले भारत के खिलाफ, लेकिन हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। अब अगर आप द रेजिस्टेंस फ्रंट को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको उसी परिप्रेक्ष्य में इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि यह केवल मुखौटा है। आतंक का चेहरा वही पुराना है, चाहे उसे लश्कर तैयबा के नाम से जाना जाए या फिर जैश ए मोहम्मद के चश्मे से देखा जाए, लेकिन द रेजिस्टेंस फ्रंट के जरिए पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वो दुनिया को ये दिखा सके कि ये तो एक स्थानीय संगठन है जो वहां के युवाओं के जरिए पनपा है, जबकि असलियत कुछ और है। TRF का नाम सबसे पहले 2019 में तब सामने आया जब श्रीनगर में 12 अक्टूबर को सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला हुआ। इसमें 7 स्थानीय लोग घायल हुए। TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली। 10 मार्च तक TRF ने 10 और हमलों की जिम्मेदारी ली, जिनमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। 5 अप्रैल 2020 को TRF ने सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले के दौरान मुठभेड़ में आर्मी के 5 एलीट पैराट्रूपर्स शहीद हो गए। 18 अप्रैल को फिर TRF के हमले में 3 CRPF जवान शहीद हुए और 3 घायल हुए। इन्होंने सोचा कि इसको इंडिजिनियस मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर में पाकिस्तानी जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो शामिल है। पाकिस्तान का पूरा खेल, पूरा नैरेटिव और पूरी कहानी थी जो प्रॉक्सी के ऊपर में, वायलेंस, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर में जो निर्भर थी, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई। ये मैं तो बोलूंगा कि उस कहानी का जो अंत है वो एक शेप ले रहा। अब तक TRF से जुड़े 8 आतंकी भी मारे गए हैं और 8 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं। वैसे TRF ने अभी अपने किसी आतंकी भर्ती अभियान का ऐलान नहीं किया। इसका इकलौता सक्रिय कमांडर हमजा नाम से जाना जाता है। आतंक की ये नई खेप सोशल मीडिया को भी हथियार बनाना जानती है और फर्जी प्रोपेगेंडा की मदद से आम लोगों की जनभावनाओं को सुरक्षा बल इसे समझ चुके हैं। किसी दिन ठीक से हिंदुस्तानी बारूद का स्वाद भी इन्हें अच्छी तरह समझा देंगे। रियाज नाइकू सालों से भारतीय सुरक्षा बलों को छका रहा था। जहां कहीं भी फंस जाता वहां पर जो पत्थरबाज हैं वो आकर उसकी सुरक्षा कवच बन जाया करते थे। लेकिन इस बार एक पूरा प्लान तैयार था। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रियाज नाइकू का खात्मा किया गया और बाकी आतंकवादियों के लिए भी एक पुख्ता प्लान तैयार है।
रियाज नाइकू ने जीवन में गणित का ज्ञान कितना हासिल किया पता नहीं, लेकिन जब सेना ने इसका हिसाब किया तो इसका सारा गुणा भाग इसको मरने से बचा नहीं सका। कायर की मौत मरा पाकिस्तान पोषित आतंक का यह पोस्टर बॉय। और बड़े पैमाने पर यूथ को रेडिकलाइज करने में सक्सेसफुल हो रहा था। ये बुरहान वानी गैंग का आखिरी सर्वाइविंग मेंबर था और इसका मारा जाने से हमारा मोराल और मोटिवेशन खूब बढ़ेगा। जहाँ तक टेररिस्ट है उनका मोराल और मोटिवेशन बिल्कुल गिर जाएगा। उस इलाके में यूथ आसानी से भी रेडिकलाइज नहीं होंगे और इसके मारे जाने से बड़े पैमाने पर साउथ कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया 100% हो गया है। नजर तो इस पाकिस्तानी वायरस पर पिछले 6 महीने से गड़ी हुई थी, लेकिन 5 मई की रात इंटरसेप्ट से इसकी लोकेशन मिली। चूहे की तरह बिल में छिपा मिला ये आतंकी, जिसे पाकिस्तान और घाटी के पाकिस्तान परस्तों ने फर्जी हीरो बना रखा था। जिंदगी की खैर मनाता रहा। 6 मई तक 6 जगहों को खंगाल लिया गया, लेकिन ये बच गया। 7वीं तलाश इसकी मौत बन गई। इसी के दरमियान में हम लोगों ने खास करके हमारे एक जो स्पेशल टीम चल रहा था, जो जिसको हेड कर रहे हैं हमारे डीआईजी अतुल साहब कर रहे हैं और इनके यंग ऑफिसर इसके अंदर हैं। उन्होंने हालांकि पिछले 6 महीना से एचएम के कमांडर रियाज नायकू के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट कर थे और अभी तक में 5-6 उनके हाइडेड को हम लोग बस्ट कर लिए थे। बहुत सारे रेड मारे, कामयाबी नहीं मिला था। लेकिन मार्च फर्स्ट वीक में पिछले 6-7 दिन से इन्होंने अपने काम को और तेज़ी लाया और बहुत पिन पॉइंट खबर मिला। उसके तहत पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया, बाद में आर्मी को बुलाया गया, सीआरपीएफ को बुलाया गया और पहला दिन सर्च करने पर उस घर में कुछ नहीं मिला। फिर भी हम लोग इतना कंफर्म थे कि इसके अंदर मिलिटेंट है, या तो अंदर में होगा कहीं हाइड आउट में। हम लोग कॉर्डन को नहीं हटाएं, कॉर्डन कंटिन्यू रहा है। और जो कल मारा गया उसमें जो एचएम का पूरे जेएनके का चीफ था। वैसे सेना ने एक नई रणनीति तैयार कर रखी है। हम आपको ये विस्तार से समझाते हैं क्योंकि आतंक के वायरस को कुचलने के लिए ये बहुत कारगर साबित होने वाला है। नई रणनीति के अनुसार अब से मरने वाले आतंकी और उसके संगठनों की पहचान का जिक्र नहीं होगा, ताकि उसकी मौत को दूसरे आतंकी नए लोगों की भावनाओं को उकसाने में इस्तेमाल न कर सके। आतंकवादियों की लाश घर वालों को नहीं दी जाएगी, ताकि वहां आतंक समर्थकों का मजमा न जुट सके। नाइकू इसमें एक्सपर्ट था, पर दूसरों की मौत को भुनाने वाले नाइकू की लाश को भी उसके घर वालों को नहीं दिया गया। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि लगातार ये जो आतंक के जो लीडर होते हैं, आतंकवादी लीडरशिप जो होती है, उनको चुन चुन के समाप्त किया जाए। क्योंकि अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो उससे रिक्रूटमेंट की कार्रवाई में कमी आती है, जो कि हमारा मेन एम होता है कि रिक्रूटमेंट को बढ़ावा ना मिले। रिक्रूटमेंट को बढ़ावा मिलता है थ्रू टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है थ्रू रिक्रूटमेंट, और ये हमारी कोशिश रहती है कि ये ना होने पाए। साथ साथ ही जो टेररिज्म के लीडर हैं, इनको शायद लार्जर देन लाइफ साइज इमेज दी जाती है, क्योंकि हम इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। लेकिन अक्सर अगर आप देखेंगे, इन्होंने जो भी कार्रवाई करी है वो सब दहशत की कार्रवाई है, और इनकी दहशत की कार्रवाई के कारण अगर इनको एक अलग दर्जा दिया जाता है तो मेरा कहना ये सही नहीं है। साइबर पुलिस अब सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोपेगेंडा पर नजर रखेगी और ऐसा करने वालों को चिन्हित करेगी। धारा 370 खत्म होने के बाद घाटी में कम्युनिकेशन की सारी लाइंस लगभग बंद थी, लेकिन 2020 में सुरक्षा बलों ने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी। पाकिस्तान प्रायोजित तहरीक मिल्लती इस्लामी हो या टीआरएफ, सब सुरक्षा बलों के रेडार पर है। गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के आतंकी वायरस को लेकर जो लाइन ली, वो उनके सब्र के जवाब दे जाने का प्रमाण है। पाकिस्तान इतने से घबराने का झूठा ड्रामा करने लगा है, लेकिन इस बार भारत का इरादा कुछ और है, जो निश्चित तौर पर इमरान के आतंकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाला है। जब दुश्मन में भारत के पराक्रम का डर हो तो ये डर अच्छा है। अब आतंक के आकाओं में सैनिकों के शौर्य का डर हो तो ये डर अच्छा है। जब भगोड़ों में भी कानून और अपनी संपत्ति जब्त होने का डर हो तो ये डर अच्छा है।
कोरोना के इस समय में भारत पूरी दुनिया की मदद में जुटा हुआ है। किसी को अगर दवाइयां चाहिए तो उनकी मदद की जा रही है, किसी को अगर अपने नागरिकों को बचाना है उनकी मदद की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान इस सब के बीच क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वर्चुअली ही सही बाकी नेताओं से जुड़ते हैं, वो पाकिस्तान को उसकी हैसियत, उसकी सही जगह जरूर दिखाते हैं। आइए जानते हैं क्या रहेगा गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद में मौसम का हाल। हिंदुस्तान ने बताया पाकिस्तान को पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के मौसम का रुख। हम जम्मू कश्मीर को उसी स्वरूप में बहाल करें जिस स्वरूप में महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारत को सौंप गए थे। हिंदुस्तान ने बताया पाकिस्तान को कि पीओके हमारा तो वहां का मौसम भी हमारा। पीओके की घर वापसी की तरफ उठ गया पहला कदम। ये एक मैं आपको बता दूं, ये दिखा रहा है सारी दुनिया को कि हिंदुस्तान ने अपना क्लेम उसके ऊपर नहीं छोड़ा। वो इलाका हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान उसको जल्द वापस अपने कब्जे में करेगा। पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा, क्या होगा अब आतंकिस्तान तुम्हारा? Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism. कोरोना से लड़ाई में अंदाज भले बदल गया हो प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन दुश्मनों को जवाब देने के लिए मिजाज अब भी वही है। कोरोना से लड़ने के लिए मोहलत दी थी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कि वो सोचे, समझे और फिर अपने देश की तरक्की के लिए काम करे, आतंकी चरित्र को बदले। लेकिन कोरोना काल में पाकिस्तान ने जो गैर इंसानी हरकत की, अब उसके बाद उसके हाथ से बहुत कुछ जाएगा। कश्मीर के सपने देखते देखते वो पीओके के साथ साथ अब गिलगिट बाल्टिस्तान पर मुंह की खाएगा। कांपते इमरान ने फिर दुनिया की दौड़ लगाई है कि कोई तो बचाओ। मैं पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले फर्जी आरोप अभियान के बहाने भारत के लगातार प्रयासों के बारे में दुनिया को आगाह कर रहा हूं। एलओसी के पार भारत के घुसपैठ के नए आधारहीन आरोप इस खतरनाक एजेंडे की निरंतरता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने से पहले कार्य करना चाहिए। आतंकिस्तान के तथाकथित प्रधानमंत्री नियाजी के सीने में नश्तर की तरह चुभ रही है कश्मीर पर पिटाई, पीओके पर भारत की चढ़ाई और अब तो गिलगिट बाल्टिस्तान की भी बारी आई। क्या करे, कैसे करे, सोचा होता हंदवाड़ा हमले से पहले। अब हिंदुस्तान के गुस्से का सैलाब आएगा जिसमें आतंकिस्तान को तिनके की तरह बह जाना तय है। हिंदुस्तान ने जो कहा था, पाकिस्तान की हरकतों के बाद उस पर अमल करना शुरू कर दिया। श्रेष्ठ भारत के सरदार के सपने को आज देश साकार होते हुए देख रहा है। आजादी के दौरान, आजादी के बाद के सालों में जो काम अधूरे रह गए, उनको पूरा करने का प्रयास आज हिंदुस्तान कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। हर बार की तरह भारतीय मौसम विज्ञान यानी इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर का वेदर फोरकास्ट रिलीज किया, लेकिन इस बार इस फोरकास्ट की हवा बदली हुई थी। मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी सब डिवीजन के उल्लेख को जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के रूप में करना शुरू कर दिया है। ये संकेत है भारत के उस संकल्प का जिसके चलते भारत ने पीओके से अपना क्लेम कभी नहीं छोड़ा और अब तो कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं,
क्योंकि मुद्दा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सीने की कसक का है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। मौसम विभाग ने पाकिस्तान को पीओके समेत गिलगिट बल्टिस्तान में मौसम की चेतावनी देना शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट बल्टिस्तान में चुनाव के लिए पाकिस्तान को इजाजत दे दी थी। तब भारत ने पाकिस्तान का कॉलर पकड़कर साफ कह दिया था, ये भी हमारा है, जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो। ये जो बात अधिकृत कश्मीर है, ये भारत का हिस्सा है, और इसे केवल मैं नहीं कह रहा, या जिस संगठन से मेरा संबंध है वो नहीं कह रहा। ये बात भारत की संसद में 1993 में 1994 में एक रेजोल्यूशन आया, प्रस्ताव आया। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। उसको सर्वसम्मति से पारित किया गया, और उस प्रस्ताव का निष्कर्ष ये था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि कोई मुद्दा बाकी है तो मात्र इतना कि किस प्रकार से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को पुनः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया जाए। सो हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता उसके ऊपर कोई और चर्चा की गुंजाइश है। हाँ, उसे कैसे बनाया जाए इसकी योजना समय अनुसार जो संबंधित या अधिकृत लोग हैं वो करेंगे। जो हिस्सा पाकिस्तान ने ले लिया है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चेन और सक्सम वैली, वो सारा का सारा इलाका जम्मू एंड कश्मीर का है, और क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है तो वो भी बिल्कुल हमारा अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान दौड़ लगा रहा है इधर उधर, चिट्ठियां लिख रहा है, बयानबाजी कर रहा है, लेकिन अब उस पर यह डर हावी है कि क्या होगा उस दिन जिस दिन वाकई पीओके तक हिंदुस्तानी आर्मी के बूटों की आवाजें पहुंच जाएंगी। बेहतर होता कम से कम कोरोना संकट के समय पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा नहीं होता, लेकिन जब छेड़ दिया तो भारत को याद आ गया कि वो छेड़ने वाले को कभी छोड़ता नहीं। जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया तब से पाकिस्तान हाथ पांव मार रहा है, कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसका साथ दे, उसके प्रति सहानुभूति रखे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसीलिए अब वो धर्म के नाम पर खाड़ी देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। Some people are busy spreading other deadly viruses such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. पाकिस्तान वाकई आतंकिस्तान रूपी वायरस है। हर समय वो भारत को फंसाने के लिए मकड़ जाल जैसे षड्यंत्र रचता रहता है। नया जाल फेंका है उसने सोशल मीडिया के जरिए भारत को बदनाम करने का, और इस मिशन बदनामी को नाम दिया है इस्लामोफोबिया। इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो भारत के रिश्ते मुस्लिम देशों से बहुत अच्छे हैं। बस यही बात पाकिस्तान को अखर रही है, क्योंकि ऐसे में उसका कश्मीर एजेंडा फल फूल नहीं पा रहा। अब उसने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और वीडियोस के जरिए भारत में इस्लामोफोबिया के चलते मुसलमानों पर जुल्म की झूठी तस्वीर दिखाने की कोशिशें शुरू की हैं। पाकिस्तान से ऐसे हजारों फर्जी ट्विटर अकाउंट चलाए जा रहे हैं जो झूठे वीडियोस और फेक न्यूज के जरिए भारत और खास तौर पर खाड़ी देशों के संबंध बिगाड़ना चाहता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाया कि कोरोना काल में अचानक से ट्विटर पर भारत विरोधी ट्वीट्स और पोस्ट्स की बाढ़ आ गई। जांच करने पर पता चला कि अकेले अप्रैल 2020 में 7000 से ज्यादा फर्जी ट्विटर अकाउंट्स ऐसे खोले गए जो पाकिस्तान से संचालित होते हैं। इन अकाउंट्स से की जा रही पोस्ट्स में भारत को इस्लामोफोबिया से ग्रस्त देश बताया जाता है और खाड़ी देशों को भारत के खिलाफ भड़काया जाता है, ताकि इस्लामिक देशों से भारत के संबंध बिगड़े और पाकिस्तान इसका फायदा उठाए। इस समय जो पाकिस्तान की स्थिति है वो एक इस प्रकार है कि उनसे अपना देश तो संभल नहीं रहा। जिस प्रकार वहां पर महामारी का प्रकोप है, जिस तरीके से वहां पर मुल्ला जो है वो सरकार को कह रहे हैं कि तुम ये नहीं करोगे, जिस तरीके से वहां पे सेना उनको कह रही है कि तुम ये नहीं करोगे, तो काफी स्थिति वहां पे खराब दिखती है। ऐसी स्थिति के अंदर वो कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं कि सब लोग उनके साथ इकट्ठे हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि सब लोग इकट्ठे होंगे। और जिस प्रकार भारत संयम के साथ पूरे विश्व को साथ लेकर चल रहा है,
जो हमारी छवि है आज विश्व के अंदर, जो मोदी जी की छवि है आज विश्व के अंदर, उसका हमको पूरा फायदा मिलेगा और जो चीज हम चाहते हैं वो जरूर अंत में हमको हासिल हो। पाकिस्तान की सोच कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान के आतंकी सोच वाले यूजर ने ओमान की राजकुमारी के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया और संबंध खराब हो जाने की हद तक घटिया ट्वीट किया, जिसमें ओमान की तरफ से भारत पर मुस्लिम उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर समेत तमाम पाकिस्तानी मशीनरी इस फर्जी ट्वीट को वायरल करने में जुट गई। हालांकि बाद में खुद राजकुमारी मोना बिन्त फहद अल सैद ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई ट्वीट किया ही नहीं और फर्जी अकाउंट की पुष्टि की। ये जुबान पाकिस्तान के राष्ट्रपति की है, जो खुद भी जिहाद से आगे सोच नहीं सकते। जिहाद के रास्ते उन्होंने खुद बताए। पाकिस्तान अब फर्जी अकाउंट्स के जरिए वही कर रहा है। जरा सोचिए, जिस मुल्क का राष्ट्रपति ऐसी जहरीली सोच रखता हो, उससे अच्छाई की उम्मीद कैसी की जा सकती है। भारत सरकार ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी खाड़ी देशों से बात की। मोर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभाला। लगभग 10 दिन तक बातचीत करके भारत ने सभी देशों को फर्जी अकाउंट्स के जरिए नफरत फैलाने की पाकिस्तानी साजिश से आगाह किया। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने जंग का नया मोर्चा खोला जरूर है, लेकिन ये खुद उसके लिए आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि भारत ने उसकी इस चाल को भी अच्छी तरह समझ लिया है। रही बात रिश्तों की, तो खाड़ी देशों में भारत दवाई के साथ डॉक्टर और नर्सेज की भी मदद कर रहा है। रमजान के महीने में इन देशों में खाद्य सामग्री पहुंचा रहा है। खाड़ी देशों ने भी वहां रहने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए भारत को आश्वस्त किया है। भारत को संकट में डालने की कोशिश में लगे इमरान नियाजी खुद अपने अंजाम से अनजान है। बाजवा ने धीरे धीरे इमरान के फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है। कोई वक्त ऐसा भी आ सकता है कि पाकिस्तान में सरकार का ही तख्ता पलट हो जाए। बाकी कोरोना से जंग में पाकिस्तान की भूमिका एक नाकाम मुल्क से आगे कुछ भी नहीं। कोरोना से पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है कि न तो इलाज की सुविधा है, न टेस्ट की। वहां के जो क्रिकेटर हैं वो वीडियोस बनाकर ये मांग करते हैं कि किसी तरीके से भारत के सेलिब्रिटीज उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाएं, पैसे जुटाएं। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर जहर हर मंच से उगल रहा है। WHO की पाक को बड़ी चेतावनी, जुलाई तक 2 लाख लोग हो जाएंगे कोरोना संक्रमित। नहीं संभला तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। कोरोना काल में आतंकी पाकिस्तान नाकामयाबी की जिन गहराइयों में दफन है, आइए आपको वो भी बताते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ कराची में जहां 2 करोड़ लोग रहते हैं, वहां कोरोना के 7 बड़े अस्पतालों में कुल 76 वेंटिलेटर हैं। इन्हीं 7 अस्पतालों में सिर्फ 321 आइसोलेशन बेड हैं, जहां कम संक्रमित लोगों को क्वारंटीन में रखा जाता है। और जब गंभीर संक्रमित लोग आते हैं तो पुराने मरीजों से वेंटिलेटर लेकर गंभीर संक्रमण वालों को वेंटिलेटर दे दिया जाता है। पूरे सिंध प्रांत में सिर्फ 181 वेंटिलेटर हैं। वहां के सबसे बड़े अस्पताल में केवल 65 बेड का आइसोलेशन वार्ड है, जिसमें सिर्फ 12 ICU बेड है। वेंटिलेटर न मिलने से पाकिस्तान में कई डॉक्टर्स मर चुके हैं। संक्रमण ने अब पाकिस्तान में रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी नाकामी पर शर्म भी नहीं आती। कोरोना संकट नहीं संभाल सका तो पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाएगा, लेकिन अगर उससे बच भी गया तो उसके DNA का आतंकवाद उसे हिंदुस्तान के हाथों तबाह करवाकर ही मानेगा।